तो बच्चों अब इस अगले टॉपिक में हम लोग यहाँ पढ़ते हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में। हम आपको पिछले लेक्चर में ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बता चुके हैं पूरी डिटेल में, और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में भी जो डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिशन थे जैसे होलोजोइक न्यूट्रिशन, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन, हम उसकी डेफिनेशन दे चुके हैं। यहाँ हम थोड़ा डिटेल में चलेंगे हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में। आपको इसकी डेफिनेशन पता ही है। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, इसमें ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहते हैं फूड को इनटेक करने के लिए। तो ये हेटरोट्रॉफिक, हेटरो का मतलब होता है डिफरेंट, ट्रॉफ का मतलब है न्यूट्रिशन। तो यहाँ पर ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे से बाहर से फूड मटेरियल लेता है, वो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर पाता है। तो इसमें हम लोग देखेंगे न्यूट्रिशन इन अमीबा के बारे में। हम यहाँ पर सिलेबस में हम लोग के दो टॉपिक हैं, एक न्यूट्रिशन इन अमीबा है और एक न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस है। तो ह्यूमंस का हम बाद में बताएंगे, पहले अमीबा में देखते हैं। देखिए अमीबा में भी न्यूट्रिशन कौन सा है, वही होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन इसमें भी है। और होलोजोइक आप जानते हो, जब सॉलिड या लिक्विड फूड मटेरियल का इंटेक करते हैं, स्वेलोविंग करते हैं, तब उसको कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। स्वेलो या इंजेक्शन, ये दो वर्ड आप याद रखोगे, या तो वर्ड ये की वर्ड जरूर ये लिखोगे, स्वेलोविंग लिखोगे या इंजेस्ट करना लिखोगे, तो ये होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब अमीबा में कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, होलोजोइक न्यूट्रिशन में यही स्टेप्स होते हैं। ये स्टेप सभी में कॉमन है। पहला स्टेप होता है इंजेक्शन, दूसरा स्टेप होता है डाइजेशन, तीसरा स्टेप होता है अब्जॉर्प्शन, और ये एक अलग से स्टेप है एसिमिलेशन, और लास्ट स्टेप होता है इसका इजेशन। तो इंजेक्शन में क्या होता है, फूड मटेरियल का इंटेक करना। फूड मटेरियल जब इंटेक किया जाता है तो उसको इंजेक्शन कहते हैं। अब चूंकि यहाँ अमीबा की बात की जा रही है, तो हम अमीबा में देखेंगे कि अमीबा ये तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसकी ये मूव करती रहती है, मतलब ये ऑर्गेनिज्म जो है अपना शेप बदलता रहता है, पॉलीमॉर्फिक फॉर्म में इसका शेप बदलता रहता है। तो जब भी ये किसी फूड मटेरियल के आसपास आता है, जब भी इसके पास में कोई फूड मटेरियल दिखेगा, तो ये उधर की तरफ अपने सीडोपोडिया को ग्रोथ करने लगता है। इसके फाल्स फीट होते हैं सीडोपोडिया। ये सीडोपोडिया इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन होते हैं। ये आगे की तरफ बढ़ेंगे, और यहां पर आप देखो, इसको पता कैसे चलता है कि ये फूड मटेरियल है। इसका मतलब इसमें कहीं ना कहीं कीमोट्रोपिज्म है, ठीक है। ये कीमोटैक्सिस टाइप का मूवमेंट होता है, जिसमें फूड मटेरियल यानी किसी केमिकल की तरफ ये आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है। लोकोमोशन होता है, और लोकोमोशन टुवर्ड्स केमिकल हो रहा है, तो इसको कीमोटैक्सिस मूवमेंट कहते हैं। तो ये केमिकल के लिए सेंसिटिव है। यहाँ फूड मटेरियल जो है वो इसके लिए केमिकल ही है, तो उस फूड मटेरियल की तरफ ये आगे की तरफ बढ़ता है, और जहां पर भी फूड मटेरियल उसके चारों तरफ ये कवर बना लेता है, ठीक है। कवर ऐसे कप की तरह से स्ट्रक्चर बना लेता है। यहाँ कप के जैसे स्ट्रक्चर बनाने में क्या है, जैसे ये कोई फूड मटेरियल है तो ये चारों तरफ से ऐसे कप की तरह से बनाएगा, तो इसको फिर इस तरह से फूड मटेरियल को अंदर ले लेगा। तो जब ये कप की तरह से बनाएगा तो ये सीडोपोडिया आगे ग्रोथ कर रही है, और यहाँ से प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही है जो ब्रेक हो जाएगी, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन ब्रेक होकर फूड के चारों तरफ एक वैक्यूल बना देगी, फूड वैक्यूल। इस फूड वैक्यूल के अंदर यहाँ पर फूड मटेरियल होता है, ये फूड मटेरियल है, तो ये बना लेता है फूड वैक्यूल। अब यहाँ जो फूड मटेरियल अंदर आ रहा है, हमने आपको बताया कप की तरह से। अगर ये कप की तरह से होता है तब इसको कहते हैं सरकमफ्लुएंस। ये स्टेप कहलाता है सरकमफ्लुएंस। और ऐसा भी हो सकता है कि ये फूड मटेरियल के चारों तरफ सीडोपोडिया ऐसे डेवलप कर ले, जैसे शिकार कर रहे हैं, तो चारों तरफ से सीडोपोडिया ऐसे डेवलप करके फूड मटेरियल को अंदर करेगा और फिर अंदर कर लेगा, तब उसको सरकमवेलेशन कहते हैं, सरकमवेलेशन। तो इस तरह से फूड मटेरियल को इसने अंदर कर लिया। अब यहां एक बात और आपको बता दें कि ये जो फूड मटेरियल को अंदर ले रहा है, इसको फैगोसाइटोसिस कहते हैं। ये कोई भी अमीबॉइड सेल होगी, हम लोग की बॉडी में भी जो न्यूट्रोफिल्स होती हैं, वो अमीबॉइड सेल्स वो इसी तरह से फैगोसाइटोसिस करती हैं। तो जब अमीबा सॉलिड फूड मटेरियल को अंदर लेता है, तब उसको फैगोसाइटोसिस कहते हैं, फैगोसाइटोसिस। और अगर ये लिक्विड फूड मटेरियल लेता है तो उसको पिनोसाइटोसिस कहते हैं। सॉलिड फूड मटेरियल है फैगोसाइटोसिस, लिक्विड फूड मटेरियल है पिनोसाइटोसिस। दोनों ही चीजें लेकिन इंगल्फ हो रही है, तो ये होलोजोइक न्यूट्रिशन इसीलिए होता है।
तो हम बता रहे थे ये इनटेक हो गया, इंजेक्शन कर लिया इसने, इंजेक्शन के बाद यहाँ पर फूड मटेरियल जो था वो एक फूड वैक्यूल के अंदर आ गया था। अब यहाँ पर जो इसके एंजाइम्स होते हैं वो एंजाइम्स इसमें जाते हैं, इसी फूड वैक्यूल के साथ मिल जाते हैं और वो इसका डाइजेशन शुरू कर देते हैं। तो सेकंड स्टेप इसका होता है डाइजेशन। डाइजेशन कहते हैं ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इनटू सिंपल फॉर्म विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। यहाँ पर एंजाइम्स हैं, ठीक है, अब ध्यान रखना, एंजाइम्स उसी तरह से हैं जैसे हम लोग की बॉडी में एंजाइम्स काम करते हैं, सभी ऑर्गेनिज्म में उसी तरह से एंजाइम्स होते हैं। इनके एंजाइम्स में प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स भी होते हैं, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाले भी एंजाइम्स होते हैं और फैट को डाइजेस्ट करने वाले भी एंजाइम्स होते हैं। और जो डाइजेशन हो रहा है यहाँ पर उसमें भी वही दो स्टेप हैं जो हम लोग की बॉडी में भी है। पहला स्टेप इसमें एसिडिक होता है, एसिडिक मीडियम में, और दूसरा स्टेप इसमें बेसिक मीडियम में होता है। तो दोनों ही मीडियम को प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पर इसकी साइटोप्लाज्म में से जो वैक्यूल्स होती है उसमें से वो सब्सटेंसेस इस वैक्यूल में मिलते हैं और तब इसका डाइजेशन शुरू हो जाता है। तो सेकंड स्टेप होता है इसमें डाइजेशन। तो आपने इसकी डेफिनेशन लिख ली होगी, इसमें है क्या, ब्रेकिंग डाउन है कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल का सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होना, ये ब्रेकिंग डाउन ही कहलाता है डाइजेशन, और इसमें हेल्प करते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ठीक है। थर्ड स्टेप आता है इसमें एब्जॉर्प्शन करना। एब्जॉर्प्शन में क्या है, जो फूड मटेरियल डाइजेस्ट हो चुका है वो इसमें पूरा मूव करता है। जो साइटोप्लाज्म में यहाँ मूवमेंट हो रहा है उसी साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट से ये जो फूड मटेरियल है, फूड वैक्यूल, ये पूरे में मूव करेगी और मूव करके फूड, जो भी फूड मटेरियल यहाँ पर डाइजेस्ट हो चुका था उसको एब्जॉर्ब करने का काम करेगी। तो ये इस फूड वैक्यूल में से जितने भी न्यूट्रिएंट्स यानी डाइजेस्टेड सब्सटेंसेस होते हैं जो ऑलरेडी डाइजेस्ट हो चुके हैं, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुके हैं, वो इसके साइटोप्लाज्म में मिलते जाते हैं और उसके बाद में केवल इसके अंदर वेस्ट मटेरियल बचता है। तो इस स्टेप को कहते हैं एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन हायर ऑर्गेनिज्म में भी है, बट यहां पर जो एब्जॉर्प्शन है आप देखोगे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, ये अमीबा है, इसमें कैसे एब्जॉर्प्शन हो रहा है, इसकी फूड वैक्यूल से ही जो सिंपल फूड मटेरियल हो गए, सिंपल सब्सटेंस हो गए हैं, वो यहाँ पर बाहर की तरफ निकलते जाते हैं और इसके साइटोप्लाज्म में मिलते जाएंगे। आप देखो इसमें जो साइटोप्लाज्म है उसमें लगातार स्ट्रीमिंग मूवमेंट्स होते रहते हैं, वैक्यूल के चारों तरफ स्ट्रीमिंग मूवमेंट्स हमेशा होते रहते हैं। तो उसी मूवमेंट्स के थ्रू ये जो फूड वैक्यूल है ये भी मूव करती है और मूव करके ये फूड वैक्यूल ये अभी यहाँ पर है, फिर मूव करके यहाँ पर आएगी, है ना, और इसमें एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस लगातार होती रहेगी इस तरह से। तो फूड मटेरियल यहाँ पर इसके अंदर डाइजेस्ट हो चुका है और डाइजेशन के बाद ये एब्जॉर्ब भी होते जा रहा है। तो ये स्टेप कहलाता है एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट स्टेप देखिए एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या है, ये आप समझ लीजिए डाइजेशन का जस्ट अपोजिट है। अब यहाँ एसिमिलेशन में क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल बनते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस बनते हैं विद द हेल्प ऑफ सिंपल सब्सटेंसेस। ये सिंपल वाले कौन से हैं, जिसको अमीबा ने डाइजेस्ट करके सिंपल में कन्वर्ट कर लिया था। अब उस सिंपल से फिर से कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस बनाए जाते हैं। ये जो प्रोसेस है आप सोचोगे यहाँ पर जब कॉम्प्लेक्स में ही बनाना था तो कॉम्प्लेक्स को सिंपल में क्यों कन्वर्ट किया गया। अब देखो जो भी ऑर्गेनिज्म है उन ऑर्गेनिज्म को अपनी ग्रोथ के लिए अपने लिए प्रोटीन्स चाहिए रहते हैं, यानी जो प्रोटीन हमारी ग्रोथ के लिए चाहिए वो सिर्फ हम बना सकते हैं। अब हम ये प्रोटीन बनाएंगे कैसे, उस प्रोटीन को बनाने के लिए हमारे पास रॉ मटेरियल्स होने चाहिए। और वो रॉ मटेरियल्स कहां से आएंगे, जब हम फूड लेंगे तब। हम फूड लेते हैं, डिफरेंट टाइप के प्रोटीन के सोर्सेस को लेंगे, उस प्रोटीन का ब्रेकडाउन करेंगे, प्रोटीन का ब्रेकडाउन करेंगे तो एमिनो एसिड्स बनेंगे। अब हमारी हर एक सेल में एमिनो एसिड्स पहुंच गए हैं और लिवर वगैरह में भी पहुंच गए एमिनो एसिड्स। अब उन्हीं एमिनो एसिड्स की हेल्प से हम यहाँ पर फिर से अपने लिए प्रोटीन्स बना लेंगे। जैसे हमको मस्कुलर प्रोटीन्स चाहिए तो मस्कुलर प्रोटीन्स हम कहां से, मसल्स को, जरूरी नहीं कि हम मसल्स खाएंगे किसी की तब हमारी बॉडी में मस्कुलर प्रोटीन मिलेगा, नहीं। हम कोई भी प्रोटीन खा रहे हैं, मिल्क का प्रोटीन खा रहे हैं या पनीर का प्रोटीन खा रहे हैं, उसमें से भी हम उस प्रोटीन का ब्रेकडाउन करेंगे, एमिनो एसिड्स बनेगा और उस एमिनो एसिड से हम यहाँ पर कॉम्प्लेक्स फूड यानी अपने लिए मस्कुलर प्रोटीन बना लेंगे। अब हमको जैसे हीमोग्लोबिन की जरूरत है तो हीमोग्लोबिन के लिए ऐसा नहीं है कि हम किसी का ब्लड लेने जाएंगे, ब्लड लेंगे, ब्लड को डाइजेस्ट करेंगे तब जाके, तो उसके लिए बिल्कुल नहीं। बल्कि हमने क्या किया, हमने कोई भी प्रोटीन खाया, उस प्रोटीन का जो रॉ मटेरियल्स होता है
वो रॉ मटेरियल्स होगा एमिनो एसिड्स, ठीक है, एमिनो एसिड्स। अब ये अमीनो एसिड्स हमको चाहिए, हमको रॉ मटेरियल चाहिए। अब ये अमीनो एसिड्स हमको मिलेंगे कहां से? हम जब प्रोटीन को खाते हैं तो उस प्रोटीन को डाइजेस्ट करके अमीनो एसिड्स आते हैं। अब ये जो प्रोटीन थे ये डिफरेंट प्रोटीन थे, इन अमीनो एसिड से हम जो प्रोटीन बनाते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो ये जो स्टेप है यही स्टेप कहलाता है अमीनो एसिड से प्रोटीन में कन्वर्ट होना, यानी कोई भी सिंपल फॉर्म से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट होना ही एसिमिलेशन कहलाता है। तो ये रहा एसिमिलेशन प्रोसेस। आप फिर से एक बार समझ लो कि हम जो फूड मटेरियल ले रहे हैं, हमने कोई भी प्रोटीन लिया या कोई भी कार्बोहाइड्रेट लिया, मान लिया हमने आलू खाया, आलू में हमको स्टार्च मिला। अब हमको जब अपनी बॉडी में स्टोर करके रखना है तो हम स्टार्च के रूप में अब स्टोर नहीं करेंगे, हम उस स्टार्च को क्या करेंगे, पहले डाइजेस्ट करेंगे। हमने यहां पर क्या किया, स्टार्च खाया, इस स्टार्च का डाइजेशन किया, ब्रेक डाउन किया, तोड़ा हमने, इसको मिल गए हमको ग्लूकोज, ठीक है, ये सिंपल सब्सटेंस मिल गए। तो कॉम्प्लेक्स को सिंपल में कन्वर्ट करना ये तो हो गया डाइजेशन, और ये हमने एंजाइम्स की हेल्प से किया। अब हम यहां पर ग्लूकोज क्यों चाहिए, ग्लूकोज से हमने एनर्जी ड्रॉ कर ली, जितनी हमको एनर्जी चाहिए थी वो हमको ग्लूकोज से मिल गई। लेकिन एक्स्ट्रा ग्लूकोज को हम क्या करेंगे, अपनी बॉडी में स्टोर करेंगे। तो हम स्टोर जब करेंगे तो इसको ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करेंगे, ठीक है। ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन क्या है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। आप देखो फिर से यहां पर सिंपल से हमने क्या किया, कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर दिया। तो हमने कहीं बाहर से ग्लाइकोजन नहीं लिया कि ग्लाइकोजन लेकर हम ग्लाइकोजन को ही स्टोर कर लें, नहीं, हमने कोई भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लिया था, प्लांट्स का लिया तो हमको स्टार्च मिल गया। हम किसी भी एनिमल से लेंगे, कुछ भी फूड लेंगे तो अल्टीमेटली जब वो कार्बोहाइड्रेट पॉलीसेकेराइड मोनोसेकेराइड में हम कन्वर्ट करेंगे तो हमने डाइजेशन कर लिया, और डाइजेशन के बाद अपने अकॉर्डिंग हमको जिसकी जरूरत है वो हम बनाएंगे। आप समझ लो जैसे ये कोई कॉम्प्लेक्स वर्ड हो गया, अब जब हम वर्ड्स ले रहे हैं तो उन वर्ड्स का ब्रेक डाउन कर रहे हैं और हमको अल्फाबेट उसके अलग अलग मिल जा रहे हैं। तो एबीसीडी में जैसे 26 लेटर्स हैं अल्फाबेट के, तो हमने क्या किया, यहाँ पर कोई वर्ड्स लिए, उस वर्ड्स में से हमने अल्फाबेट को अलग कर लिया। अब हमारे पास ये डिफरेंट डिफरेंट अल्फाबेट आ गए हैं। अब इन अल्फाबेट्स को हमने क्या किया, अपने अकॉर्डिंग वर्ड्स बना लिए वहां पर। तो अपने अकॉर्डिंग हम यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन बना ले रहे हैं, या प्रोटीन बना ले रहे हैं, हीमोग्लोबिन हमने बना लिया अपनी बॉडी में, या कोई एंजाइम बना लिया वो हमने खुद बनाया। तो ये स्टेप कहलाता है एसिमिलेशन, ठीक है। तो इसलिए जरूरी होता है, ये ऐसा नहीं है कि डाइजेशन क्यों किया, फिर तो डाइजेशन किया था हमने, डिफरेंट टाइप के प्रोटीन लिए थे, उसको सिंपल में रॉ मटेरियल्स में कन्वर्ट कर लिया, और फिर हमको जब जरूरत है हम अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर बनाते जाएंगे। तो वो प्रोसेस हो गई, एसिमिलेट कर लिया हमने, ठीक है। और अब आते हैं इसका लास्ट स्टेप। लास्ट स्टेप क्या है, इजेशन है। जो भी अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है, जिसका ये डाइजेशन नहीं हो पाया है, वो वेस्ट मटेरियल हो जाता है, सॉलिड वेस्ट। उस सॉलिड वेस्ट को यहाँ पर सॉलिड अनडाइजेस्टेड वेस्ट था, उसको बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। तो इसी रिमूवल वाले स्टेप को कहते हैं इजेशन। तो सॉलिड वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकाल देना है। इसमें फिर से वैसे ही जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ से ब्रेक होती है, फूड मटेरियल बाहर गया और फिर से ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जुड़ जाती है। तो इस तरह से सारे स्टेप्स होते हैं इसमें, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। स्टेप्स भी यही है, आपको ध्यान रखना है। ये था न्यूट्रिशन इन अमीबा, होलोजोइक न्यूट्रिशन का एक टॉपिक था। अब आपको इसी से मिलता जुलता हम एक ऑर्गेनिज्म और बता देते हैं, पैरामीशियम। पैरामीशियम में किस तरह से डाइजेशन की प्रोसेस हो रही है, हालांकि वो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा ये स्टेप समझने में आसानी हो जाएगी। तो देखिए, आप पैरामीशियम में हम बता देते हैं कि किस तरह का ये न्यूट्रिशन हो रहा है। पैरामीशियम बस फर्क क्या है कि अमीबा का शेप बदलता रहता है, यहाँ इसका शेप नहीं बदलता है। ये पैरामीशियम है, इसको स्लीपर एनिमलक्यूल भी कहते हैं, क्योंकि देखने में ये स्लीपर की तरह से, चप्पल की तरह से लगता है, इसीलिए इसको स्लीपर एनिमलक्यूल भी कहते हैं। इसके पास यहाँ पर दो न्यूक्लियस है, एक बड़ा न्यूक्लियस मैक्रोन्यूक्लियस और एक छोटा न्यूक्लियस माइक्रोन्यूक्लियस है। तो हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ इसके स्ट्रक्चर से कोई ज्यादा मतलब नहीं है। हम यहाँ बताएंगे किस तरह से डाइजेशन की प्रोसेस न्यूट्रिशन की प्रोसेस करता है। और ये इसमें कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है, आप देख रहे हो दो तरह की कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है, दो हैं, एक आगे की तरफ है, एक पीछे की तरफ है। इसमें कैनाल भी है, ये रेडियल कैनाल होती है, सर्कुलर कैनाल होती हैं।
ये रेडियल कैनाल है, ये सर्कुलर कैनाल है। ठीक है, तो एक में जब सिस्टोल होता है तो दूसरे में डायस्टोल होता है। अब देखिए जब इसके पास फूड मटेरियल आता है तो इसके पास तो बहुत सारे यहाँ पर सीलिया लगे हुए हैं। सीलिया में कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होता है, तो ये मूवमेंट करते हुए जाता है फूड मटेरियल के पास। जहां पर भी इसको मिल गया फूड मटेरियल मिल गया, मान लीजिए यहाँ पर ये फूड मटेरियल को मिला, तो फूड मटेरियल इस रास्ते से अंदर की तरफ आता है। अब ये फूड मटेरियल यहाँ, ये स्ट्रक्चर कैसा है, इस तरह का है स्ट्रक्चर। जैसे आप किसी गुब्बारे में उंगली ऐसे धसा दोगे तो उस तरह का ये स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, तो यहां पर भी सीलिया होते हैं जो मूवमेंट करके इस फूड मटेरियल को अंदर की तरफ ले आएंगे। और जब ये फूड मटेरियल अंदर आता है तो यहां पर फूड वैक्यूल बन जाती है और फूड मटेरियल ये अंदर आ गया। तो इस वाले स्ट्रक्चर को कहते हैं साइटोफेरिंक्स। फेरिंक्स की तरह से है, जैसे हम लोग में फेरिंक्स है, बट ये सेल का है तो साइटोफेरिंक्स इसको कहते हैं। सिंगल सेल में ये फूड मटेरियल यहीं से अंदर आता है। अब ये बन गई फूड वैक्यूल, इस फूड वैक्यूल के अंदर फूड मटेरियल आ गया। अब ये फूड वैक्यूल जो है मूव करेगी, यहां पर इसमें फूड है, इसका साथ में डाइजेशन की प्रोसेस शुरू हो जाएगी। ये यहां से मूव करते हुए पूरा मूव करेगा इसके साइटोप्लाज्म में ही, पूरा मूव करते हुए जाएगा, ऐसे इसका मूवमेंट होता जाएगा और साथ में डाइजेशन की प्रोसेस भी होती जाएगी। तो इसके अंदर जो फूड मटेरियल था, इस फूड मटेरियल में यहाँ पर डाइजेशन की प्रोसेस भी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर एंजाइम्स जो हैं वो इसको डाइजेस्ट करना शुरू कर देंगे। तो एक तरफ तो ये पूरा मूवमेंट कर रहा है और मूवमेंट करने के साथ साथ यहाँ डाइजेशन की भी प्रोसेस हो रही है, एब्जॉर्प्शन की भी प्रोसेस हो रही है। जब फूड मटेरियल डाइजेस्ट हो जाता है तो जितने भी काम के सब्सटेंस हैं वो सब साइटोप्लाज्म में यहाँ डिसॉल्व हो जाते हैं। और उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल है, यही वैक्यूल धीरे धीरे आती है और वेस्ट मटेरियल के लिए एक अलग से रास्ता है, साइटोपाई जिसको कहते हैं। ठीक है, एनस की तरह से काम करता है साइटोपाई। यहां से ये वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल देता है। तो इसके अंदर है ये सॉलिड वेस्ट, इस तरह से ये फूड मटेरियल को बाहर निकाल देता है। तो पहला स्टेप हो गया इसमें इंजेक्शन। ठीक है, फिर दूसरा स्टेप यहाँ पर डाइजेशन हो रहा है, डाइजेशन के साथ साथ एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है, और जो फूड मटेरियल यहाँ पर एब्जॉर्ब हो गया है वो एसिमिलेशन में भी जाएगा और वेस्ट मटेरियल यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो इस तरह से पैरामीशियम में न्यूट्रिशन होता है। स्टेप्स इसमें भी वही हैं, इंजेक्शन, डाइजेशन, एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन और इजेशन, वेस्ट मटेरियल को बाहर जाना। ठीक है, तो आई थिंक आपको न्यूट्रिशन इन अमीबा अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। डायग्राम के साथ आप बना के एक बार प्रैक्टिस कर लोगे अच्छे से, स्टेप्स ध्यान रखोगे। और न्यूट्रिशन जो ये हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में जो छोटी छोटी और डेफिनेशंस थी, पैरासिटिक न्यूट्रिशन और सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, ये हमने आपको पहले ही वीडियो में दिखाया हुआ है, आप उसके थ्रू उसमें भी आप पढ़ सकते हो। तो ये रहा हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। थैंक यू।